हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इधर 2 दिन से क्लास आप सभी का ज्योग्राफी हो रहा था, क्योंकि हम पटना में नहीं थे, इस वजह से थोड़ा सा आप सभी का क्लास डिस्टर्ब हो गया था। और आज फिर आप सभी का क्लास लेकर के आ गए हैं। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 77, ठीक है। आज होगा टेस्ट नंबर 77। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण 75 प्रश्न। और इसका पूरा हम लोग यहाँ पर निचोड़ भी करने वाले हैं, ठीक है। पूरा डिस्कशन भी यहाँ पर करेंगे। और डेली जो आपकी क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको 9 बजे से डेली लाइव क्लास मिल जाएगा। क्योंकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा, वहाँ से क्लास आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीछे वाला सभी क्लास आपको मिल जाएगा। और इसका PDF है, नोट्स है, ये सभी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो नंबर देख रहे हैं 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है और इस पर आप बात भी कर सकते हैं। और यही नंबर है हमारा फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम का भी। तो इस नंबर पे आपको क्या करना है जुड़ने के लिए दोस्तों, तो सिर्फ एक बार 351 का इसमें चार्ज लगेगा आपको। और इसके बाद आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और जब तक एग्ज़ाम ना होगी तब तक आपको PDF, वीडियो, नोट्स इत्यादि सभी चीज़ ग्रुप में मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रक्रिया है ग्रुप में जुड़ने का, जहाँ पर आपको पीछे वाला सभी नोट्स, वीडियो आपको और PDF सब चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये हमारा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं हमेशा क्वेश्चन डालते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा और उसको याद करते रहिए, उसको टेस्ट देते रहिए, जहाँ से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती रहेगी, ठीक है। और आगे आगामी में जो भी क्लास होगा, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, तो उसका भी आपको PDF है, नोट्स है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए। नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपने नंबर को वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद कैरियर परिवार ये जो लिखा हुआ है सर्च कीजिएगा, मेरा आ जाएगा। 2700-2800 लगभग लोग उसमें जुड़ गए हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी था कि सर जितने भी साल में दिवस मनाए जाते हैं उस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो मैं बहुत जल्द 1-2 दिन में आपको दिवस पर वीडियो कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। जितने एक साल में जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है, और लगभग आपको 50 से 60 आपको दिवस मनाया जाता है, तो ये सभी दिवस को आपको हम एक वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, जहाँ से कम 1-2 प्रश्न आपको पूछा ही जाता है दिवस से, ठीक है। तो चलिए बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, सबको पता होगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती है ना। तो हम लोग राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं आपको, है ना। तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और गांधी जी की जयंती है। आपको एक बात कमेंट करके बताना है कि 2 अक्टूबर को एक और किस महापुरुष का जन्मदिन है, बताइए, है ना। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का तो जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन एक और महापुरुष है जिनका जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, वो उनका नाम बताना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। आपका दूसरा नंबर प्रश्न, सभी लोग उसका जवाब दीजिए पहले, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा जिस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है वह कौन सी है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। मैकमोहन रेखा, इसके बारे में आपको बताए होंगे। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर सीमा रेखा की बात करें तो वो रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चाइना के बीच अगर सीमा रेखा की बात करें तो वो मैकमोहन रेखा है, ठीक है। और मैकमोहन रेखा कहाँ पर ही है दोस्तों, तो मैं आपको फिगर के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फिगर यहाँ पर देख लीजिए आप। छोटा सा भारत का मानचित्र मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा भारत का मानचित्र हमारा। और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, ये जो आपको मैं कलर कर रहा हूँ ये है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से ही सीमा लगती है चीन की
और ये जो सीमा रेखा का नाम क्या है दोस्तों, तो मैकमोहन रेखा नाम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर खींची गई है ये मैकमोहन रेखा का लाइन। आपको कमेंट करके क्या बताना है कि ये सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था। ये भी मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ कि भारत की चीन जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, इसका निर्धारण कब किया गया था। ठीक है, चलिए, तो अभी एक सवाल आपसे पूछे थे कि 2 अक्टूबर को एक और महान व्यक्ति का जन्मदिन है, उनका नाम था आपको दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है, लाल बहादुर, नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न। आपका प्रश्न कह रहा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 3 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य नहीं है, राज्य नहीं है ना। सिक्किम तो राज्य है, त्रिपुरा भी है, कर्नाटक भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या राज्य रहा है, अब नहीं। अब ये क्या बन गया, एक केंद्र शासित बन गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख हो गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लेह है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 4 नंबर की, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। पुष्प मतलब क्या होता है, फूल, है ना। तो सबसे बड़ा फूल का नाम बताना है आपको। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है दोस्तों वो है रेलफेसिया। ठीक है, रेलफेसिया उसका नाम है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, ये सबसे बड़ा फूल है। और सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो सबसे छोटा फूल हो जाएगा आपको बुल्फिया। ठीक है, तो बुल्फिया भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, है ना, बुल्फिया। ये है आपका सबसे छोटा फूल और ये है आपका सबसे बड़ा फूल। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन सी है, बताइए। वो मतलब कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और वो कहाँ की बनी थी दोस्तों, तो अपना जो पड़ोसी है, अपना जो पड़ोसी है वो कौन है, वो है आपका श्रीलंका। ये जो छोटका दिख रहा है ना, ये है श्रीलंका। और श्रीलंका के जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है वो दुनिया में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और उनका नाम था श्री माओ भंडार नाइके। ठीक है, श्री माओ भंडार नाइके इनका पूरा नाम है, तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर हमको बताइए कि ये है आपका भारत और ये है आपका श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये जल है ना, यहाँ पर दोस्तों एक जल संधि है। ठीक है, उस जल संधि का क्या नाम है आपको बताना है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से बताना है। प्रश्न है कि फिल्म फायर का निर्देशक कौन, बताइए। तो फिल्म पूछ दिया है ना, फिल्म फायर के निर्देशक कौन है, तो 6 का हो जाएगा दोस्तों, दीपा मेहता। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिल्म वाला पूछ लिया है तो ध्यान रखिएगा, है ना, दीपा मेहता इसके निर्देशक हैं। नेक्स्ट है आपका 7। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछे थे अभी कि भारत और श्रीलंका वाला, है ना, भारत और श्रीलंका के जो बीच में एक आपको द्वीप क्या पूछे थे अभी, तो जल संधि पूछे थे। हाँ, अभी भूल गए थे, जल संधि, है ना। तो उस जल संधि का क्या नाम है, तो उसका नाम है पाक जल संधि। ठीक है, PALK। ठीक है, पाक जल संधि उसका नाम है भारत श्रीलंका के बीच में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया था। अगला सवाल है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाली संस्था। जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी संस्था का नाम बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान जो करता है वो संस्था कौन सी है। तो उस संस्था का नाम है दोस्तों, 7 का हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, और इसकी स्थापना आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नोट भी करते चलिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। 2 मई हुई थी, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 2 मई 1951। इसका मुख्यालय आप यानी कि हेड क्वार्टर याद रखिएगा, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपको दिल्ली में। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका 8 नंबर सवाल। प्रश्न है कि भारत के विदेशी विनिमय संचय
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक यानी कि कस्टोडियन कौन है दोस्तों? भारत के विदेशी विनिमय संरक्षण का प्रतिरक्षक कौन है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विदेश मंत्रालय। 8 का क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। एक कमेंट करके बताइए कि रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? ठीक है, और वो जो गवर्नर है वो 25वें नंबर के हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है गवर्नर का, ये आपको बताना है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आपको पता होगा कि ये मुंबई में इनका हेड क्वार्टर है। ठीक है, आरबीआई का स्थापना कब होता है? तो 1934 के एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, इसके जो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। ऑपरेशन फ्लड क्या होता है? देखिए बाढ़ ये नहीं है ना, एक ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपको दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन, यानी कि आंसर नंबर सी नंबर ऑपरेशन फ्लड। ये कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था आपका ऑपरेशन फ्लड। और इसमें जो इसके जन्मदाता माने जाते हैं दुग्ध उत्पादन यानी कि ऑपरेशन फ्लड के, वो थे आपको वर्गीज कुरियन, है ना। ये नाम ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्गीज कुरियन यही है आपको ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता। ठीक है, चलिए। और ये जो क्रांति हुई थी दूध बढ़ाने की योजना इसमें था, इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसी को कहते हैं श्वेत। श्वेत मतलब क्या होता है? उजला, है ना। तो उजला क्रांति नहीं, श्वेत क्रांति याद रखिएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति इसको कहते हैं दुग्ध उत्पादन को। अगला है आपका 10 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारत के कैपिटल मार्केट में घोटाले को बार बार होने से रोकने के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था संबंधी अधिकार प्रदान किए हैं। जी हाँ, तो भारत में कैपिटल मार्केट के घोटाले को बार बार होने से रोकने के लिए दोस्तों भारत सरकार ने कौन सी व्यवस्था संबंधी अधिकार प्रदान किए हैं? तो क्या होगा आपका 10 का आंसर हो जाएगा SIBR को। जी हाँ, SIBR को। देखिए SEBI यहाँ लिखना चाहिए दोस्तों, SEBI सेबी, हाँ SEBI होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया है, सेबी को दिया गया है आपका। ठीक है, यानी कि भारत के कैपिटल मार्केट के घोटालों को रोकने के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था संबंधी अधिकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही, है ना। तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय भी मैंने बताया था, मुख्यालय आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सब चीज़ मैंने बताऊंगा। चलते हैं अगला सवाल आपका, कुछ आपको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं रखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यानी कि जो हमारा रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसका कौन सा काम नहीं है दोस्तों? नोट निर्गमन करना, बैंकों का बैंक तो है ये है, सरकार बैंक है, जनता से जमा स्वीकार करना है। बताइए कौन सा काम उसका नहीं है? तो 11 का हो जाएगा जनता से जमा स्वीकार करना। ये आरबीआई का काम नहीं है। ठीक है, आरबीआई का काम, जनता उसमें पैसा जमा करती थोड़ी है ना। आरबीआई अपने पास जनता का पैसा जमा नहीं करती है। तो आंसर ये ऑप्शन नंबर गलत है। नोट निर्गमन करना काम है बैंकों का, ये बैंक है और सरकार बैंक है आपका। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर की, भारत में हरित क्रांति का जनक। तो हरित क्रांति का जनक तो आपको लगता है 100 बार से कम नहीं करवाए होंगे, किसको कहा जाता है? तो ये थे आपको MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन थे भारत में हरित क्रांति के जनक। ये भारत में पूछा गया है। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। जी हाँ, नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे और वो थे आपको USA के। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 13 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र सरकार की गैर योजना का अंग नहीं है? दोस्तों केंद्र सरकार की गैर योजना का अंग नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है प्रतिरक्षा व्यय, परिधान का भुगतान, ब्याज भुगतान,
विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन 13 का क्या होगा? देखिए, तो भारत सरकार के गैर योजना का अंश विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु दिया गया धन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 ये किससे संबंधित है ना? तो ये संबंधित है आपका पेट्रोलियम उत्पादों का संग्रहण से। जी हाँ, किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से संबंधित है हाइड्रोकार्बन विजन 2025। देखिए, मैं 2-3 बार बोल देता हूँ ना। क्यों बोल देता हूँ? बहुत से लोग कहते हैं कि सर इतना मत बोलिए तो आपको याद करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपको बार बार दिमाग में वो एक क्लिक करे और आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो संगठन है ना, ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करता है ना, भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रभावित करने वाला संगठन कौन सा है? तो यहाँ पर 4 दिया गया है कथन, बताइए। खनिज एवं धातु व्यापार निगम है, या आयात निर्यात बैंक है, या राज्य व्यापार निगम है, या भारतीय खाद्य निगम है। 15 का आंसर क्या होगा? देखिए 15 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर, अब यहाँ से चुनना पड़ेगा आपको, यानी कि 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। खनिज एवं धातु व्यापार निगम भी हो जाएगा, आयात निर्यात बैंक भी हो जाएगा, है ना, और राज्य व्यापार निगम भी हो जाएगा, और भारतीय खाद्य निगम भी हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चारों जो संगठन है वो आयात निर्यात को क्या करता है? तो प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो जितने लोग लाइव आ गए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। और सभी लोग जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके, ठीक है, कि क्लास होती है और पूरी तैयारी भी होती है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने अपने मित्र के पास। प्रश्न है कि भारत में सभी राज्यों में बिक्री कर की समान दरों के लिए सिफारिश की थी। जी हाँ, तो भारत में सभी राज्यों में बिक्री कर की समान दरों के लिए सिफारिश कौन किया था दोस्तों? तो 10वें वित्त आयोग ने, या भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने, या भारतीय योजना आयोग ने, या फिर चलैया समिति ने। तो ये किया था दोस्तों चलैया समिति। देखिए चलैया समिति क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक कहानी अगर पढ़ना पड़े, ठीक है, तो चलैया समिति जो था भारत में कर ढांचे में सुधार पर सुझाव देने हेतु वर्ष 1991 में प्रोफेसर राजा चलैया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, और वही था चलैया समिति आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में आ गया है, तो ये आप याद रखिएगा। और अगला प्रश्न चलते हैं 17 नंबर की, गरीबी हटाओ का नारा एक योजना के रूप में गरीबी हटाओ के लक्ष्य से किस योजना काल में बना था? देखिए योजना पूछ रहा है आपको, यानी कि पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को तो अब ये मोदी सरकार जी समाप्त कर दिए, और इन्हीं जगह पर लाया गया है नीति आयोग आया है। ठीक है, तो नीति आयोग जो आया है वो 1 जनवरी 2015 से आपको लागू हुआ था। ठीक है, और योजना जो था वो आपका उसको समाप्त कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना तो आपका चला था, और उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है ना, ये कई बार एग्जाम में आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था वो आप अवधि भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो 1 अप्रैल 1974 से लेकर के 1979 तक ये चला था, किंतु इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, यानी कि 1978 में ही इसको समाप्त कर दिया गया था, और 78 से लेकर के 2 साल यहाँ पर रोलिंग प्लान आपका चला था आपका। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न की, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ होता है? बताइए, समर्थन मूल्य का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा, समर्थन मूल्य।
अगला चलते हैं, आपका 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी काली मुद्रा, देखिए काली मुद्रा हो गया तो आपके पास भी अगर ब्लैक मनी है तो सावधान हो जाइए, ठीक है। काली मुद्रा का मतलब क्या हो गया, ब्लैक मनी, है ना, ब्लैक मनी। तो ये ब्लैक मनी सबसे मान्य परिभाषा कौन सी है ब्लैक मनी की, तो इसका मतलब ये होता है कि वह वैसा आय, मतलब कि वैसा पैसा जिस पर आप क्या कर रहे हैं, तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप कर नहीं दे रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ब्लैक मनी, ठीक है, याद रखिएगा ब्लैक मनी। नेक्स्ट है कि डायमंड पार्क क्या है, बताइए डायमंड पार्क क्या है, तो डायमंड पार्क क्या है, 20 का आंसर क्या होगा। देखिए डायमंड पार्क ना ये एक औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों, आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, यानी कि वह औद्योगिक केंद्र है जो हीरो के लिए, सिंथेटिक जवाहरातों के लिए, आभूषणों के निर्माण और निर्यात का प्रोत्साहन करने के लिए बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी नंबर। अगला सवाल है आपका 21 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है, बताइए कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है। तो ऑप्शन है अस्थि, उपास्थि, रक्त या फिर कंकाल पेशी। तो कुछ यहाँ पर साइंस के भी सवाल आ गया है, तो 21 का आंसर क्या होगा बताइए सब लोग। इक्कीस का आंसर हो जाएगा दोस्तों कंकाल पेशी, यानी कि दिए गए विकल्पों में कंकाल पेशियां जो है दोस्तों ये पेशीय उत्तक का उदाहरण है, ठीक है, जबकि अस्थि है, उपास्थि है और रक्त संयोजी है ये उत्तक के उदाहरण है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है कि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, बताइए रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक होता है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्यों होता है, तो आंसर हो जाएगा रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो इसीलिए ये खतरनाक है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका 23 नंबर का, रहा है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो रक्त में श्वेत कणों का जो मुख्य प्रयोजन है वो हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना, जी हाँ, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। श्वेत रक्त कण मतलब क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पल्सल, ठीक है, जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, और इसका मुख्य प्रयोजन होता है संक्रमण से संघर्ष करना, ठीक है, और ये प्रायः रक्त से उत्तक द्रव में जाकर रोगाणुओं एवं प्रतिविष पदार्थों को नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, तो मुख्य प्रयोजन संक्रमण से संघर्ष ये करता है ना, किसी प्रकार का अगर संक्रमण होता है तो उससे लड़ाई करता है ये। अगला है कि वो कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, बताइए कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है ग्लूकोजन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन या फिर इंसुलिन। क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है दोस्तों, और यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है, और इसकी कमी से क्या होता है, तो व्यक्ति में मधुमेह रोग होता है, यानी कि डायबिटीज होता है। अगला सवाल है कि एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है, बताइए सर्वदाता, यानी कि सर्वदाता मतलब सभी को दे सकता है, दाता है, सभी को देने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, तो वो हो जाएगा आपका ओ ग्रुप, ठीक है। ओ ग्रुप जो होता है ना ये सबको दे सकता है, यानी कि रक्त समूह ओ जो है वो सर्वदाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता, यानी कि एंटीजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर जो है वो सभी वर्गों के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ओ निगेटिव जो हो ये रक्त को सर्वोत्तम दाता समझा जाता है, क्योंकि इसमें RH फैक्टर भी अनुपस्थित रहता है,
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर। अगला है कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था दोस्तों, हाँ ना। तो आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है बताइए, और इसका ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है। तो इसका जो खोज किया गया था वो लैंगर स्टीनर के द्वारा किया गया था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका लैंड स्टीनर यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर आपका। ठीक है, लैंड स्टीनर ने दोस्तों 1900 में रक्त समूह की खोज की तथा उससे 4 श्रेणियों में बांटा था आपका, ए बी और ओ में बांटा था इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि आसपास के वातावरणों में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ, आपके आसपास के वातावरण में जो पशु है पौधे हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं आपको पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि ए बी रक्त समूह में क्या होता है। जी हाँ, जो ए बी रक्त समूह है, ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें दोनों प्रतिजन या एंटीजन होता है, यानी कि ए और बी उपस्थित रहते हैं, जबकि दोनों प्रतिरक्षी एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और इस कारण से सभी वर्गों के व्यक्तियों का रुधिर ये ले सकता है, यानी कि जो ए बी पॉजिटिव जिसका भी होगा वो ए बी जो होगा वो सभी से क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो ए बी वाले को क्या कहा जाता है बताइए, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर होगा, यानी कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न चलते हैं 29 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। आपका ब्लड कैसा है, लाल है। क्यों लाल है, किसकी उपस्थिति के वजह से वो लाल है, हरा क्यों नहीं है, पीला क्यों नहीं है। तो लाल इसलिए है क्योंकि उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसके वजह से वो क्या है, तो लाल है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग क्या है, तो लाल है। और हीमोग्लोबिन को श्वसन रंग का वर्णक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 30 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, यानी रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है दोस्तों। तो रक्तोत्पत्ति की क्रिया जो है ना वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होती है, और अस्थि मज्जा में अनेक वसा कोशिकाएं, तंत्रिकाएं तथा रुधिर वाहिनियों होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा, यानी कि आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर। कह रहा है कि स्फिग्मोमैनोमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किस में रक्तदाब को मापता है। देखिए, तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये आपको धमनियों में, है ना, किसमें, तो धमनियों में रक्तदाब को मापता है। तो रक्तदाब किससे मापा जाता है, सिंपल पूछा जाएगा तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी अस्थि बन जाती है। तो रक्त में आरबीसी का अगर बढ़ता है तो कौन सी स्थिति बनेगी दोस्तों, 32 का क्या होगा, 32 का होगा आपका पॉलीसाइथीमिया। जी हाँ, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा उसको, यानी कि रक्त में लाल रुधिकाओं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल की अगर संख्या मतलब कि असाधारण रूप से बढ़ती है तो उसमें पॉलीसाइथीमिया उसको कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर प्रश्न। देखिए, आपको साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम से कम 15 सवाल आपको साइंस से रहेगा। आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी कर रहे हैं, आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो इससे लगभग 15 प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। जी हाँ, हृदय धड़कता है ना, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार। ठीक है, तो इसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो हो जाएगा थायरॉक्सिन। जी हाँ, कौन सा है, थायरॉक्सिन ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के उपापचयी प्रभाव के कारण आंत में पाचन उत्पादों के अवशोषण हृदय स्पंदन की दर को क्या करता है, तो बढ़ा देता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है आपका 34 नंबर। कह रहा है कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है।
बताइए, तो हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? तो अभी आपको बताए अनुकंपित तंत्रिका से। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। यानी कि अनुकंपी जो है तंत्रिका तंत्र हृदय की स्पंदन की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। और इसके अलावा यह ऐसी अंतरांगीय प्रक्रियाओं को भी बढ़ाता है जो ऊर्जा के व्यय के साथ संकट, तनाव, कष्ट, भय, क्रोध आदि की सुरक्षा, शरीर के सुरक्षा के लिए तैयार करती है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा आपका महाधमनी जो है ये सबसे बड़ी धमनी है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। अगला सवाल है आपका 36 नंबर। प्रश्न है कि स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? जी हाँ, तो स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? बड़ी आंत करता है, गुर्दे करता है, फेफड़े करता है या जिगर करता है? तो 36 का हो जाएगा गुर्दे यानी कि वृक्क करता है दोस्तों। ठीक है, कौन करता है? तो वृक्क करता है ना। तो चलिए, वृक्क मतलब क्या होता है? गुर्दा यानी कि किडनी इसी को कहा जाता है, जो अंग उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन के रूप में करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको याद ही होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन सी है? तो वो ग्रंथि का नाम क्या है? उसका नाम है आपको लीवर। जी हाँ, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मानव शरीर की वो है आपको यकृत यानी कि लीवर होता है। ठीक है, चलिए, इसका भार कितना होता है? तो लगभग 1.5 किलो का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर, कह रहा है कि थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन को पैदा करती है दोस्तों? तो 38 का हो जाएगा आपका थाइमोसिन को ये पैदा करती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि थाइमस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है और यह ग्रंथि हृदय के ठीक आगे मध्यावकाश में स्थित होता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। प्रश्न है कि पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? बताइए, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो क्या उत्पन्न कर रही है? तो इंसुलिन उत्पन्न करती है, उसको क्या कहते हैं? 39 का हो जाएगा आपका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं उसको। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका 40 नंबर। प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है दोस्तों वो होता है आपका अग्नाशय से, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका। ठीक है, कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है इंसुलिन का स्रावन। ठीक है, नेक्स्ट है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन के जो संस्थापक थे वो थे, उनका नाम था सिमुक। क्या नाम था? मौर्य वंश के पतन के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशील जो सातवाहन राजवंश का उदय हुआ और उस वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपको सिमुक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सॉरी। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? यानी कि कनिष्क जो शासक था दोस्तों, है ना, तो इसका राजवैद्य कौन था? 42 का हो जाएगा आपका चरक। जी हाँ, कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, चरक। और इसके दरबार में और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक थे, वसुमित्र थे, सभी आपको कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मेघदूत के लेखक कौन है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका मेघदूत। मेघदूतम किसका है? तो मेघदूत जो है ये कालिदास की रचना है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या कालिदास ना बहुत सारे पुस्तकों की रचना किए थे, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम आपको याद होगा, है ना, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, है ना, बहुत सारी ये सब इंपॉर्टेंट मैंने नाम लिया अभी, है ना, ये आप याद रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम बहुत बार पूछा गया है, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, ये सब आपको कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? जी हाँ, तो सती प्रथा का प्राचीनतम जो संदर्भ मिलता है वो अभिलेख कौन सा है या शिलालेख कौन सा है?
तो 44 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर, यानी कि भानुगुप्त एरन शिलालेख। जी हाँ, सती प्रथा का प्राचीनतम यानी कि प्रथम जो संदर्भ मिला था वो 510 ईस्वी में मिला था दोस्तों आपका। ठीक है, और कहाँ मिला था? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? बताइए अजंता की गुफाएं कहाँ है ना? तो ये ज्योग्राफी के टर्म से भी आप याद रखिएगा। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो है आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है ना। और ये कौन सा सही नहीं है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो आपका सही है। ये बौद्ध कला से सुसज्जित है, या ये प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। तो 45 का क्या होगा? देखिए 45 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उनमें फूल पत्तियों का चित्र नहीं है। ये गलत है, फूल पत्ती का उसमें चित्र है। ठीक है, तो ये जो अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों, अजंता एवं एलोरा है ना, ये दोनों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। औरंगाबाद बिहार में भी है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका आर्यभट्ट और कालिदास। जी हाँ, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो कालिदास के बारे में भी आपको बता दिए इनके पुस्तक को। अब बताइए कि आर्यभट्ट कालिदास ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। जी हाँ, और इनमें कालिदास जो थे ये राज दरबारी कवियों में प्रमुख थे, जबकि आर्यभट्ट जो थे ये दशमलव के स्थानिक मान की खोज करने वाले महान गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट के बारे में पूछा जाता है कि दशमलव के स्थानिक मान की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित करते थे, उनके दरबार में रहते थे। तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? देखिए कामरूप के बारे में भी कई बार एग्जाम में आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, यानी कि पुराणों में असम का उल्लेख जो है वो कामरूप के नाम से मिलता है। ठीक है, तो असम को ही कामरूप भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो असम के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपको कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित किया था? दोस्तों राजा जो हर्षवर्धन था, इन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ ले गया था? तो 48 का हो जाएगा, ये थानेश्वर से लेकर के कन्नौज ले गया था। ठीक है, यानी कि चीनी यात्री जो वेनसांग द्वारा लिखित सी यू की, ठीक है, सी यू की एक पुस्तक है जो वेनसांग के द्वारा लिखा गया था, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, और इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे, और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए 7857824310। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करने के बाद आपको DLED का, करेंट अफेयर का, समान अध्ययन का, सभी चीज़ों का आपको PDF नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? कई बार पूछा गया सवाल है कि अंकोर वाट का ये जो मंदिर है ये कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है, और ये किस भगवान का मंदिर है? तो विष्णु भगवान का मंदिर है, और इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था दोस्तों किसने? तो वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था इसको। जी हाँ, आप देखे होंगे बहुत ज़बरदस्त ये मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, और ये 49 का आंसर हो गया बी नंबर। ये कंबोडिया में है, और इसके शासक जो सूर्यवर्मन द्वितीय जो थे 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर में विष्णु को समर्पित मंदिर समूह का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये द्रविड़ शैली में निर्मित है अंकोर वाट का मंदिर। ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है ना। विश्व का सबसे बड़ा जो हिंदू देश है वो तो आपका इंडिया है, लेकिन जो सबसे बड़ा मंदिर है वो इंडिया में नहीं है, वो है कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर।
ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाया था। नेक्स्ट है कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। देखिए सूर्य मंदिर तो बहुत सारे राज्य में स्थित है ना। सूर्य मंदिर बिहार में भी है आपका, है ना। तो ये सूर्य मंदिर जो है ये है आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना। सूर्य मंदिर तो हर एक राज्य में है, लेकिन जो ओरिजिनल जो सबसे बड़ा जो सूर्य मंदिर है वो है कोणार्क। और कोणार्क कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। तो कोणार्क का जो विशाल सूर्य देव का जो मंदिर है दोस्तों, वो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है, जो 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर को अंग्रेजों ने ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी कहा जाता है। देखिए तो इसी मंदिर को काला पैगोडा भी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, काला पैगोडा या फिर इसी को कहते हैं ब्लैक पैगोडा। अगला है आपका 51 नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे बताइए, है ना। और ये विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो पाल वंश के जो शासक धर्मपाल थे, है ना। धर्मपाल ने ही इसकी स्थापना किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। 8वीं शताब्दी में इन्होंने बिहार के भागलपुर में इसकी स्थापना की थी। और इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण सभी की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे दोस्तों। देखिए संगम साहित्य के जो संरक्षक थे वो पांड्य शासक थे आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, पांड्य शासक, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और दक्षिण भारत में पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। अगला है 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसका वध करके वातापी कोड का खिताब हासिल किया था, है ना। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका, नरसिंह वर्मन प्रथम ने ये किया था। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 53 का। यानी कि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों में बुरी तरह से पराजित किया था। और इस विजय की उपस्थिति में नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर, कह रहा है कि चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए थोड़ा सा जो प्रश्न है ना ये प्राचीन भारत से ले लिया गया। देखिए कुछ प्रश्न मैं प्राचीन से भी करवा देता हूँ, क्योंकि कहीं अगर पूछ लिया जाए, है ना, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन कहीं पूछ लिया जाए, क्योंकि बिहार है थोड़ा सा पागल, है ना, कहीं भी से भी उठा लेता है, बाद में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो कहीं से भी पूछ लेता है सिलेबस में नहीं रहने के बावजूद भी, तो इसीलिए थोड़ा सा प्राचीन को भी देख लीजिए क्या जाता है कि नहीं। चलिए तो चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित था दोस्तों। 54 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि तंजावुर में है। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि ये मतलब कि एक आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक आध 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से घुमा दिया जाता है, ठीक है, खास करके हिस्ट्री वाला आपका, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। तो ये था दोस्तों, तंजावुर में था बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर महाबलीपुरम स्थित 55 नंबर प्रश्न है कि महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो 55 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि रथ नाम था। यानी कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा 81 शैल मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है। यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका दोस्तों। नेक्स्ट है कि चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। कई बार पूछा गया है चचनामा के बारे में दोस्तों, है ना। तो चचनामा में दोस्तों एक पुस्तक है जिसमें किस विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है, तो इसमें है आपको अरब के विजय का इतिहास। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख मिलता है। साथ ही यह मोहम्मद बिन कासिम के अभियान एवं उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में एक प्रमाणिक स्रोत है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा तो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इसके कौन सा भाषा प्रयोग होता था दिल्ली सल्तनत में। 57 का हो जाएगा आपका, फारसी भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है। कौन सी भाषा, फारसी भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है। 57 का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है आपको 58 नंबर, कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से
किसी एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे। हाँ ना, तो किसको छोड़ करके सबके समसामयिक थे, मतलब कि समकालीन थे, है ना। अमीर खुसरो जो थे ना दोस्तों, ये 7 शासक के शासन काल में रहे थे। और वो कौन कौन थे, तो बलबन थे, कैकुबाद थे, जलालुद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, मुबारक शाह था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद तुगलक था। सभी के शासन काल को ये देखा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासन काल में मीर खुसरो नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला है 59 नंबर। प्रश्न है कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार के पास महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ एक पिलर है ना, लोहे का एक पिलर है, और ये किस कारण से प्रसिद्ध है। 59 का हो जाएगा आपका उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, यानी कि दिल्ली के महरौली में स्थित लगभग ये 7 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ है, लोहे का स्तंभ है, जो आज से हजारों वर्ष पहले अभी भी पानी में, धूप में, हवा में, है ना, खड़ा है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, उसमें जंग तक नहीं लगा है। सोच लीजिए, ठीक है। इसमें 99% लोहे की मात्रा होने के बाद भी आज तक इस पर जंग नहीं लगा है, क्योंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड के एक पतले आवरण द्वारा इस लौह स्तंभ को सुरक्षित रखा गया है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका 60 नंबर। प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ पॉलिटी का सवाल अब देख लेते हैं हम लोग, है ना। हिस्ट्री में माथा घूम गया होगा आप लोग का, हम जान रहे हैं। अब बताइए कि भारतीयों द्वारा प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था, वो मनाया गया था आपको, आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। जी हाँ, आपको याद होगा, है ना, आपको याद होगा कि 31 दिसंबर 1929, जी हाँ याद कीजिए, 31 दिसंबर 1929, हाँ, लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, रावी नदी के तट पर। ठीक है, और इसी समय एक निर्णय लिया गया था कि 26 तारीख को हम लोग क्या मनाएंगे, तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम बार पूछा गया है, तो आप 26 जनवरी 1905 नहीं मार दीजिएगा, हम लोग 1930 में ही मना लिया गया था प्रथम स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका 61 नंबर। प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, जी हाँ, अगर उपराष्ट्रपति का स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो क्या करेंगे। गला थोड़ा सा बैठ जाता है बोलते बोलते, है ना। तो उपराष्ट्रपति का अगर स्थान रिक्त है दोस्तों, तो पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर उपराष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए है 6 महीने। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो आपको पता होगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। उपराष्ट्रपति आपको बताना है दोस्तों कितने अनुच्छेद में है, बताइए तो सभी लोग। मैंने बता दिया हूँ, अनुच्छेद करवा दिया हूँ, पूरा निचोड़ करवा दिया हूँ, कितने अनुच्छेद में है उपराष्ट्रपति, है ना। सभी को कमेंट करके अभी बताना है। अभी बताइए कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपको डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इन्होंने वर्ष 1952 से लेकर के 62 तक उपराष्ट्रपति पद के कार्यों को निर्वहन किया था आपका। ठीक है, कब से कब तक, तो 1952 से लेकर के 1962 तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का वरीयता अनुक्रम में कौन सा स्थान है। देखिए, उपराष्ट्रपति का वरीयता अनुक्रम में सबसे पहले कौन से होंगे, तो राष्ट्रपति होंगे। तो उपराष्ट्रपति का नंबर कितने नंबर पे आता है, वरीयता में पूछ रहा है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 63 का हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर पे आते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति। प्रथम पे राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने
या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। अगर राष्ट्रपति का मान लीजिए किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देते हैं तो उनके जो कार्य हैं, उनका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति करेंगे। और वो कब तक करेंगे दोस्तों, तो 64 का हो जाएगा 6 माह तक, यानी कि 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपको 5 वर्षों का। ठीक है, कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए, और ये अनुच्छेद कितने के तहत होता है, तो 67 के तहत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद में कितने में है, 63 में है, याद रखना है सब लोग। अगला है आपका 66 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे भाई लोग, और चैनल पर नए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइव क्लास आपका डेली कितने बजे से होता है, तो 9 PM आपको खाना पीना खा करके आपको रेडी रहना है, क्योंकि 9 बजे से डेली आपका क्लास होता है। अब ज़्यादा समय नहीं बचा एग्ज़ाम में, 28 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है ना। तो आज हो गया आपका कितना तारीख, आज हो गया 11 तारीख आपका। ठीक है, तो मात्र अब 15 दिन मान के चलिए आपके पास समय है, और इसका PDF भी लेकर के आप ज़्यादा जल्दी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी वीडियो तो देखना पॉसिबल नहीं है, तो PDF आप ले लीजिए और PDF के माध्यम से आप पढ़ लीजिए। 7857824310। ठीक है, नंबर याद कर लीजिएगा, 7857824310। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर सभी नोट्स और PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आपको मिल सके और आप कम समय में उसको पूरा गेन कर सके। ठीक है, चलिए, तो हम इसका जवाब दे दीजिए आप लोग की लोकसभा में कोरम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होती है। 66 का क्या होगा, 66 का आंसर क्या होगा भैया, बताइए सभी लोग। देखिए कोरम क्या होता है, देखिए जब भी या फिर लोकसभा या राज्यसभा का जो बैठक होता है ना, तो उसमें जो सदस्य हैं, ठीक है, जो सदस्य हैं उसका 1/10 सदस्य, 1/10 अगर उपस्थित हैं तब तो वो सदन चलेगा, अगर नहीं उपस्थित हैं तो सदन नहीं चलेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, चलिए, तो 1/10 भाग होता है, निर्धारित किया गया है, इतना अगर उपस्थित रहेंगे तभी सदन चल सकता है। अगला है 67 नंबर के निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा दोस्तों, हाँ ना, वो विधेयक कौन सा है, अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 67 का हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। अगर संविधान में क्या करना है, हमको संशोधन करना है, तो ये जो विधेयक है ये मतलब कि प्रत्येक सदन से, मतलब कि लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी विशिष्ट बहुमत से इसको पारित होना जरूरी है। अगला है 68 नंबर की लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बताइए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, देखिए बुलाता कौन है ना। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को जो बुलाता है दोस्तों, वो अनुच्छेद मैंने बता दिया था 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक है, अगर किसी बात पर मतभेद हो तो, और इसको बुलाते हैं कौन, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं दोनों को कि आओ यहाँ बैठो, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपेगा ये सब प्रश्न आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 69 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि संविधान, अच्छा इसका मैंने बता दिया ना, हाँ ठीक है। 69 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। जी हाँ, लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद कितने के तहत कर सकता है, तो मैंने बताया था अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70।
17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अनुसार, एक मिनट, सॉरी, जी हाँ, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ, लोकसभा के जो स्पीकर, मतलब क्या हुआ, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, है ना, उसको पद से कैसे हटा सकते हैं? तो उनको पद से हटाने के लिए सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होगा, तब उनको पद से हटा सकते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका। ठीक है, और ये अनुच्छेद 94 में कही गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 71 नंबर। कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद चल रहा है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? तो ये भारत और पाकिस्तान से लगता है आपको, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर वाला हो जाएगा, है ना। सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर आपको आता है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि पाक जलडमरू मध्य। देखिए, पाक जलडमरू मध्य, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, पाक जल संधि कहिए या पाक जलडमरू मध्य कहिए। जल डमरू क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि ये डमरू कैसा होता है, डमरू देखे हैं ना, तो डमरू ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होता है डमरू, है कि नहीं, डमरू इसी प्रकार का होता है। तो ये डमरू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डमरू की आकृति का होता है। ठीक है, पाक जल संधि इसको भी कह सकते हैं, पाक जल डमरू मध्य कह सकते हैं, और मन्नार की खाड़ी यहाँ पर ही है। इसके द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन से देश भारत से अलग होती है? देखिए, अभी आपको बताए थे पाक जल संधि के बारे में, बताए थे कि नहीं बताए थे, है ना। ये रहा भारत, ये रहा दक्षिण श्रीलंका रहा, तो इसके बीच में है आपको क्या, तो पाक जलडमरू मध्य, और यहीं पर ही है मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर ही है आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? देखिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री जो है ना, ये आपको वर्ष 1983 में स्थापित दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। अंटार्कटिक, जी हाँ, अंटार्कटिक शोध केंद्र है ये। अंटार्कटिक महादेश का नाम सुने हैं ना, वहाँ पर 1983 ईस्वी में एक शोध केंद्र बनाया गया था और उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये रहा आपका पृथ्वी, उत्तर है तो यहाँ पर है दोस्तों उत्तरी ध्रुव, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव में ही है अंटार्कटिक, उत्तरी ध्रुव में है आर्कटिक। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ऊपर में आर्कटिक और दक्षिण में अंटार्कटिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 का बी नंबर, यानी कि अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है आपका। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर, कह रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। भारत की जो सबसे अंतर्राष्ट्रीय जो लंबी सीमा लगती है वो है आपको बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ दोस्तों भारत का सबसे लंबा सीमा लगता है आपका। और इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है मेरे भाई? तो सीमा रेखा की लंबाई जो है ना, ये वाला जो है ना, यहाँ से लेकर के ये वाला, ये पूरा है बांग्लादेश। ठीक है, ये है पूरा बांग्लादेश, और इसकी जो लंबाई है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा रेखा। और इसकी सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है 75 नंबर। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? हाँ, लाइक कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 9 बजे से आपका डेली लाइव क्लास होता है दोस्तों। ठीक है, हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 7857824310। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपका। अगला है कि निम्नलिखित शहरों में से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम को सजाना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब तक आपका पूरा मानचित्र क्लियर नहीं होगा इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में आपको इसको सजाना है। भुवनेश्वर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोचीन है। अब बताइए कि उत्तर से दक्षिण में आप कैसे सजाइएगा? देखिए, सबसे उत्तर में कौन होगा बताइए? तो भुवनेश्वर है, यानी कि उड़ीसा। देखिए मैं फिगर बना देता हूँ थोड़ा सा। उड़ीसा आपको यहाँ पर ही है मिलेगा, है ना। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, यहाँ पर ही है भुवनेश्वर आपका। ठीक है, यहाँ पर ही है भुवनेश्वर। दूसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर ही है? तो आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के नीचे है आंध्र प्रदेश, तो
तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो आपको हैदराबाद है, वो आपको हैदराबाद यहाँ नहीं है, हैदराबाद आपको बीच में मिलेगा, है ना, यहाँ पर मिलेगा हैदराबाद, ठीक है। तो ये हो गया हैदराबाद। उसके बाद आ जाएगा चेन्नई। तो चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है, चेन्नई है आपको यहाँ पर ही, ये चेन्नई हो जाएगा। और कोचीन जो है दोस्तों ये केरल में पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ही। यानी कि 1 3 2 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा मानचित्र आपको पता रहेगा, तभी आप इसको क्लियर कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये रहा आज का 75 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये PDF आप ले लीजिएगा और इससे आप टेस्ट दे दीजिएगा। जो लोग पूरा नहीं देखे हैं, अभी तक 77 टेस्ट हो गया दोस्तों, है ना। अभी तक आप 76 तक नहीं देखें तो सभी आपको टेस्ट मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, है ना। कैसे मिलेगा? तो मिलने के लिए आपको ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस पर 351 का आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। 351 का मात्र पेमेंट करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट पक्का, 100% रिजल्ट पक्का हो जाएगा यहाँ पर। और आपको एग्ज़ाम में, जब तक एग्ज़ाम ना होगी तब तक आपको इसका PDF नोट्स मिलता रहेगा, ठीक है। आपको सभी, अगर एग्ज़ाम का डेट अगर बढ़ता भी है ना, तो भी हमें आपको इसी पेमेंट में आपको मिलता रहेगा, अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और 9 बजे से डेली लाइव क्लास भी मिलेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप कैरियर परिवार को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी क्वेश्चन डालते रहते हैं, वहाँ से भी आपको रिवीजन होता रहेगा। पेमेंट जो करना है इसी नंबर पे करना है, 7857824310। फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं, है ना। कोई भी माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमको व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर भेज दीजिए। वहाँ पर आपको ग्रुप में हम जोड़ देंगे और आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर और ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार। तो आप लोग थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और ये हमारे यहाँ सीटेट की भी क्लास होती है, तो जो लोग सीटेट का अगर हिंदी का क्लास करना चाह रहे हैं, संस्कृत अगर आपका कमज़ोर है ना, बहुत अच्छे टीचर हैं हिंदी संस्कृत के, है ना। तो और शिक्षा शास्त्र भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कम फी में आप यहाँ पर क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सीटेट की भी क्लास ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज रहा 77 टेस्ट यहाँ पर समाप्त होता है और आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और पीछे वाला टेस्ट आप ज़रूर कीजिएगा, है ना। और इसका PDF आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि PDF के माध्यम से आप तैयारी कम समय में अच्छा तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। कम समय अब ज़्यादा नहीं बचा है ना। और फी भी आपका ज़्यादा नहीं है, मात्र 351 है, ठीक है। तो 351 पे कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, और स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर भेज दीजिए। बस हो गया, सिंपल सा तरीका है और कुछ नहीं करना है। फिर आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको 5 मिनट के अंदर आपको सभी PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा और आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम कल 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।